नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा मशहूर संगीतकार ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच झगड़े का। वो संगीतकार जिसे भले ही संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं मिली, मगर एक समय अपने हुनर के बलबूते सबसे अधिक फीस मिली। हर धुन में एक खास किस्म का स्वर देने वाले ओपी नैयर के गीत तो कई बार सुने गए हैं, मगर उनसे जुड़े कुछ किस्से आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुना रहे हैं, जो बिल्कुल अनकहे अनसुने किस्से हैं। ओपी नैयर, ओंकार प्रसाद नैयर, एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन जब वो किसी गीत के लिए संगीत तैयार करते तो उसमें रागों का उपयोग इतनी खूबसूरती से करते थे कि पारखियों को इस बात का अनुमान ही नहीं होता था कि उन्होंने रागों की व्यवस्थित शिक्षा ग्रहण ही नहीं की। तारीख 16 जनवरी साल 1926 को अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे ओपी नैयर की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उनके परिवार के लोग उनको संगीत की तरफ जाने से रोकते रहे। उस दौर में उन्हें लगता था कि अगर वो संगीत से दूर हो गए तो पढ़ाई में मन लगेगा, पर नैयर साहब का मन तो संगीत में रम चुका था। 17 साल की उम्र में उन्होंने HMV के लिए कबीर वाणी कंपोज की थी, लेकिन वो पसंद नहीं की गई। बावजूद इसके उन्होंने एक प्राइवेट एल्बम प्रीतम आन मिलो कंपोज किया, जिसमें CH आत्मा ने आवाज दी। इस एल्बम ने नैयर को संगीत और सिनेमा जगत में एक पहचान दी। नैयर साहब खुश हो रहे थे कि उनका सपना पूरा होने वाला है, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। देश का विभाजन हो गया और उनको लाहौर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर पटियाला आना पड़ा। पटियाला में वो संगीत शिक्षक बनकर जीवन यापन करने लगे, पर मन तो फिल्मों में संगीत देने का था। अब ओपी नैयर बॉम्बे आ पहुंचे। लंबे संघर्ष और जानकारों की सिफारिश के बाद उनको फिल्म संगीत में हाथ आजमाने का मौका मिला। साल 1952 में आई फिल्म आसमान ने नैयर साहब के लिए सफलता का क्षितिज तो खोला, पर उनके और लता मंगेशकर के बीच दरार भी पैदा कर दी। दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। ये वो समय था जब लता मंगेशकर फिल्म अनारकली, नागिन, बैजू बावरा जैसी फिल्मों के गाने गाकर प्रसिद्धि की राह पर चल पड़ी थी। ओपी नैयर ने लता मंगेशकर से अपनी फिल्म आसमान में गाने का करार किया था। जब रिकॉर्डिंग का समय हुआ तो लता मंगेशकर नदारद थीं, गायब थीं। वो तय समय पर नहीं पहुंची और बाद में लता मंगेशकर ने नैयर साहब को बताया कि उनकी नाक में कुछ दिक्कत थी और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। तब नैयर साहब ने उनसे दो टूक कहा कि जो समय पर नहीं पहुंच सकता उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं। लता मंगेशकर ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ओपी नैयर नहीं माने। जब लता मंगेशकर ने कहा कि जो व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो वो उसके लिए गाने नहीं गा सकती, और इस विवाद के बाद राजकुमारी जो गायिका थीं, उन्होंने वो गाना गाया और गाना था मोरी निंदिया चुराए गयो। ओपी नैयर ऐसे संगीतकार थे जो अपनी शर्तों पर काम करते थे। जब लता मंगेशकर से विवाद हुआ तो शमशाद बेगम ने उनका साथ दिया। उन्होंने गीता दत्त और आशा भोसले से गीत गवाने शुरू किए। उनके संगीत में जो रिदम था या वो जो पंजाबी लोक संगीतों की धुनों का उपयोग करते थे, उसमें आशा भोसले की आवाज़ एकदम फिट बैठती थी। गीता दत्त ने ही नैयर साहब को गुरदत्त से मिलवाया। फिल्म आर पार और उसके बाद मिस्टर एंड मिसेज 55 के गीतों ने ओपी नैयर के संगीत को सफलता के ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया, और इस तरीके से धीरे धीरे नैयर साहब का जो फिल्मी सफ़र था वो आगे बढ़ने लगा। और एक दौर ये भी आया जब BR चोपड़ा की फिल्म में भी नैयर साहब को काम मिला, और फिल्म थी नया दौर। दिलीप कुमार और वैजंती माला को लेकर नया दौर बन रही थी। BR चोपड़ा ने नैयर साहब को संगीतकार के तौर पर साइन किया, और यही वो फिल्म थी जिसके गीतों को कंपोज करते हुए नैयर साहब और आशा भोसले के बीच नज़दीकियां बढ़ीं। नए दौर में आशा और रफ़ी के गानों ने लोकप्रियता का शिखर छुआ। मोहम्मद रफ़ी के साथ उनका गीत उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी या फिर
कंवरियों का दिल मचले या शमशाद बेगम के साथ रेशमी सलवार कुर्ता जाली का जैसे लोगों के जुबान पर चढ़ गए। और जैसे जैसे आशा भोसले और ओपी नैयर की नज़दीकियां बढ़ीं, गीता दत्त और शमशाद बेगम की उपेक्षा आरंभ हो गई। नैयर साहब भूल गए कि शमशाद बेगम ने कठिन समय में उनकी मदद की थी और गीता दत्त ने उनको गुरुदत्त से मिलवाया था। गीता दत्त ने ओपी नैयर से एक बार पूछा भी था कि वो उनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, पर नैयर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। पर जब फिल्म हावड़ा ब्रिज में हेलन पर फिल्माया गीत मेरा नाम चिंचिंचू को गीता दत्त की आवाज़ मिली तो वो बेहद खुश हो गई। ये गाना हेलन की पहचान बन गया। हेलन की तरह ही शम्मी कपूर को जंपिंग स्टार की छवि देने में ओपी नैयर के संगीत की बड़ी भूमिका थी। फिल्म तुमसा नहीं देखा के गीत और संगीत से ही शम्मी कपूर की छवि मजबूत हुई। ओपी नैयर ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने हारमोनियम, सितार, गिटार, बांसुरी, तबला, ढोलक, संतूर, माउथ ऑर्गन और सैक्सोफोन आदि का जमकर इस्तेमाल किया। इन वाद्ययंत्रों के साथ जब वो प्रयोग करते थे तो गीत के एक एक शब्द का ध्यान रखते थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ओपी नैयर साहब होम्योपैथ और ज्योतिष के भी अच्छे जानकार थे। एक समय में सबसे अधिक फीस लेने वाले संगीतकार को बाद में जिंदगी चलाने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा, पर स्वाभिमानी इतने थे कि अपने किसी निर्णय पर उन्होंने कभी अफसोस नहीं जताया और जिंदगी यूं ही गुजरती रही। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।